तो चलिए दोस्तों, आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। हमारा अतीत का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो रसीदा के मन में एक सवाल है कि हम कैसे जान सकते हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 50 साल पहले क्या हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल की बात को जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो कि जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब यदि 1 साल या 2 साल पहले की तुम्हें बात की जानकारी चाहिए तो आप उस समय पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछ सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। यह कैसे जा सकता है कि आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि हम अपने इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो जैसे कि लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम यह सब अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही उस समय पर उपस्थित जो शिकारी थे, पशुपालक, कृषकों यानी जो खेती करते थे किसान, उस समय के शासक यानी राजाओं, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में, के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे। मतलब यह सब जानकारियाँ हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। इसमें है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब जो अच्छे संग्राहक मतलब जो हर चीज़ों का ज्ञान रखते थे, या फिर जिन्हें उस समय के भोजन, जंगलों तथा अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी थी। उन जानकारियों को जुटाने वाले को संग्राहक कहते थे। ठीक है। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह यानी संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। ठीक है। और अपना मानचित्र है जहाँ पर ये नर्मदा नदी है। ये है अपनी नर्मदा नदी जो ये निकली है यहाँ से, यहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है। और अब तुम सुलेमान उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों का पता लगाओ। हम आगे मैप में देखते हैं कि सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व यानी 8000 वर्ष पहले तो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों के उपाजना आरंभ कर दिया था। यानी कि आज से 8000 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों ने गेहूं की खेती की थी। सबसे पहले गेहूं की खेती सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों के क्षेत्र में यहाँ के किसान किया करते थे। ठीक है। जैसे और ये लोग गांव में रहते थे और भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और इन्होंने गाय, भैंस, बकरी आदि को पालना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। हम अपने मैप में देखेंगे आगे चल के कि उत्तर भारत में अपनी गारो की तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं।
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो दूसरे क्षेत्र थे उत्तर पूर्व में, जो कि गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य में जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्य की पहाड़ियाँ, उनके आसपास सबसे पहले हमें चावल के साक्ष्य मिले। लगभग आज से बहुत साल, जैसे कि 8,000 साल पहले हमें वहाँ चावल के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में हमें आज से 8,000 साल पहले चावल के साक्ष्य मिले, चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ, जहाँ पर सबसे पहले अपने को खेती करने के लिए सबसे पहले जौ और अनाज की खेती की गई थी। देखो ये है यहाँ पर गेहूं और अनाज की खेती के साक्ष्य गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियों में मिली, तथा चावल की खेती के साक्ष्य अपने को गोरा की पहाड़ी, ये हैं गोरा की पहाड़ी उत्तर में, तथा ये गोरा की पहाड़ी हैं, और ये अपने मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर अपने को सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अब आगे चलते हैं, आगे अपने मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो मानचित्र कहाँ है? इसमें ये अपनी सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये अपनी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी कि जब छोटी छोटी नदियाँ जब किसी नदी में मिलती हैं तो उस बड़ी नदी की उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। मान के चलो ये बड़ी नदी है, इसमें छोटी छोटी जो नदियाँ हैं मिल जाती हैं, उन्हें उस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगभग जो छोटी नदियाँ हैं और जो सहायक नदियाँ हैं एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। मतलब जो नगर थे वो आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले थे। यानी सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास आरंभ हो गया था। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में, यानी गंगा के और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के आसपास के क्षेत्रफल में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि सिंधु नदी में नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो देखते हैं अपनी गंगा, ये अपनी गंगा नदी है यहाँ, ये अपनी गंगा नदी यहाँ पर स्थित है। ये गंगा है, ये गंगा नदी है, और इसकी सहायक नदी सोन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और ये चंबल, यमुना, ये सब अपने गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के बाद के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा है, गंगा के आसपास का क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता था प्राचीन काल में। हमारे इतिहास में इस क्षेत्र को मगध कहा जाता था, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। यानी जो बिहार थे, वर्तमान में बिहार मतलब मगध के शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो उन्होंने क्या किया, एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। तो यानी जो मतलब मगध के जो शासक थे वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। लोगों ने सदैव
उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो लोग थे वे हमेशा ऐसे तो है नहीं कि वे एक ही स्थान पर रहते थे, वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते थे, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करते थे। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर कभी तो उनके जो यात्रा में बाधाएं, कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत थे, तो कहीं पहाड़ियाँ, तो कहीं रेगिस्तान, तो कहीं नदियाँ तक, और कहीं समुद्र के कारण उनकी जो यात्रा थी वह जोखिम भरी थी। तो उन्हें उस समय इतने साधन तो हुआ नहीं करते थे, लोग कुछ छोटे मोटे साधनों का उपयोग करके ही ये सब यात्राएं किया करते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, इतनी सब बाधाएं होने के बावजूद भी वह यात्रा किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। तो कभी कभी सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विजय प्राप्त करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में तो कभी जहाज़ों में। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी हैं कभी काफले में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। काफले यानी बहुत सारे व्यापारी एक धुंध में चला करते थे, रुकते चलते, वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो कभी जहाज़ों से बाहर से आया करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते थे। जो धार्मिक गुरु थे, जो उस टाइम के टीचर थे, वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जाया करते थे। कस्बे जो होते हैं गांव से थोड़ी बड़े होते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में जाते थे, कुछ लोग टूरिस्टर की तरह नए स्थानों को खोजने की तलाश में जाते थे। उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे, मतलब उनके अंदर नए स्थानों को देखने की जो उत्सुकता थी उसकी वजह से यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार में को जानने की इच्छा मिली। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो नए लोगों से भी मिला करते थे, तो उनके विचारों में आदान प्रदान होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज के समय में लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जैसे पिछले समय में तो यात्राएं इन कारणों से करते थे, आज किस लिए करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो अपने भारत है उसकी सीमा का निर्धारण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। नीचे की ओर अपने भारत है, नीचे की ओर यहाँ पर समुद्र है, ऊपर की ओर यहाँ गंगा में हिमालय है। तो ये अपने उपमहाद्वीप की सीमा का निर्धारण किया करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी कि इन सीमाओं को लांघना उस समय लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि आसान नहीं था, क्योंकि उस समय वैसे साधन नहीं थे। लेकिन फिर भी लोग जा सके, वहाँ पे जिनको जाना था वो जा सके। वे पर्वतों की ऊंचाई छू सके, ठीक है, तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो इनका मतलब है कि कोई भी काम जो उस समय किया करते थे वो जैसा आज करते हैं वैसा उस समय भी करते थे। हालांकि उनको समय अधिक लगता था और वह धीरे धीरे यात्रा किया करते थे, समय लेते लेते। और उपमहाद्वीप से भी कुछ लोग जो उपमहाद्वीप अपना भारत है वहाँ पर कुछ लोग बाहर से भी आया करते। जब लोग भारत में बाहर से आए तो उनके इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। यानी कि लोग जब बाहर से आए और यहीं बसने लगे और यहाँ पर जो भारत की कला है उसको सीखने लगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। चलिए देखते हैं देश के नाम। तो हमारे जो देश है उसके इतने सारे नाम कैसे पड़े। तो हमारा देश भारत है, इसे प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द
जो है इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। जो इंडिया है वो इंडस शब्द से निकला है और जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपनी एटलस यदि आपके पास हो तो एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसका तात्पर्य ये है कि इंडिया शब्द जो है यूनानियों तथा ईरानियों की देन है। ये जब उत्तर पूर्व में भारत आए तो उत्तर पूर्व के इलाकों में इन्होंने जब उस भूमि पर आए तो इन्होंने सिंधु नदी के जो क्षेत्र थे उसको इंडिया कहा। भारत अब देखते हैं भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, जो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो उत्तर भारत में लोग रहते थे उन लोगों के समूह को या फिर उन लोगों के क्षेत्र को भारत के नाम से जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। यानी इस शब्द का उपयोग भारत के लिए 3500 वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। तो कृति यानी ऋग्वेद में भी इसका मतलब इसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी जो भारत है, जो एक समूह के नाम को भारत के नाम से जाना जाता था, उसके लिए उसी नाम को भारत के नाम से जाना जाता है। अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानें, कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी जो पुस्तकें हाथ से लिखती थी उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। यानी हाथ से लिखी जाने वाली जो पुस्तक है उसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि शब्द लैटिन शब्द से बना है, जिससे मैनु जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। यानी मैनु का शब्द का अर्थ होता है हाथ से निकला, इसी से मैन्युस्क्रिप्ट जो कि इंग्लिश का शब्द है वो बना। ये पांडुलिपियाँ प्राप्त ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती हैं। तो यानी ताड़पत्र उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल से बनाए जाते हैं। और वह उस पेड़ का नाम क्या था? तो ताड़पत्रों को भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था, यानी उसके छिकले यानी बकले से प्राप्त किया जाता था ताड़पत्र। ये आपके सामने कुछ पांडुलिपि दिख रही है जो कि हाथ से ताड़ के पत्र जो छाल है उसके ऊपर ताड़पत्र के ऊपर हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि है। इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो जो प्राचीन समय में जो पांडुलिपि या जो फिर पत्र लिखे उनको या तो कीड़े खा गए या फिर उनको नष्ट कर दिया गया उसी समय। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज उपलब्ध हैं जो प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों मतलब जहाँ पर जानकारियाँ छुपाकर रखी जाती थीं और मंदिरों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों यानी उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थीं और उस समय के लोगों के जो व्यवहार थे, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो उस समय के जो पुस्तकों में हमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, इनसे भी इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। जो कि कई जो ग्रंथ हैं अपने वो संस्कृत में लिखे हुए हैं प्राचीन, और कई जो प्राकृतिक भाषा में हैं और कई तमिल भाषा में हैं।
प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी जो प्राकृतिक भाषा है उसका उपयोग उस समय आम लोग किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख होते थे उनका भी अभिलेख मतलब है जो क्या बोलते पत्थरों पर लिखा जाता था, पत्थरों को खोद खोद कर लिखा जाता था या चित्रित किया जाता था, उन्हें अभिलेख कहते थे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब खोद कर कि बनाए गए जो सिंबल्स थे या फिर जो लिखा गया था उनको हम अभिलेख कहते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन सकें। यानी जो उस समय के राजा थे अपनी जो नीतियाँ थीं उनको लोगों के सामने प्रचार करने के लिए इस प्रकार के पत्रों पर अपनी नीतियाँ लिख देते थे और ताकि लोग उनको पढ़ के उन नीतियों का पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती थीं। ठीक है, तो राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। जैसे उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक यानी राजा जीतते थे तो उस समय वो अपने पास उन सभी का ब्यौरा लिखवाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, लगभग 2250 वर्ष पुरानी। ठीक है, पुराना एक अभिलेख जो कि वर्तमान के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। यानी 2250 साल पुराना एक अभिलेख जो है हमको अफगानिस्तान में जो स्थित है उस पर एक अशोक नामक शासक ने उत्कीर्ण उसको अशोक नामक शासक ने बनवाया था। ठीक है, इस शासक के विषय में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ भाषा का प्रयोग या लिपियों का प्रयोग करते हैं। ये लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं या किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो जो यह अभिलेख है जो लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है, यह अभिलेख दो भाषाओं में उत्पन्न है, एक तो यूनानी तथा एक अरामेइक। ठीक है, अरामेइक में। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करने से क्या क्या घटनाएं आती थी? जैसे कि कठोर सतह पर इसलिए पत्थर जैसी धातुओं पर अभिलेख इसलिए लिखा करते थे ताकि यह अधिक समय तक बने रहें और इनमें कोई भी पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इनको लिखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि इन पर लिखना बहुत कठिन था, इन्हें खुद कर और इसमें बहुत अधिक टाइम लगता था। इस प्रकार की हमें परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त जो अन्य वस्तुएं अतीत में बनी थीं, ठीक है, और इन वस्तुओं का जो उपयोग करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहलाते हैं। यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद यानी पुरानी भाषाओं तथा अभिलेखों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों जो कि मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो पुरातत्वविद हैं वह ईंटों तथा मूर्तियों का अध्ययन किया करते हैं। ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वे उस समय के और औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों को प्राप्त करने के लिए छानबीन तथा उत्खनन यानी खुदाई भी
किया करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर में पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हैं। जो पुरातात्विकों को मिली हैं वो कुछ वस्तुएं हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं, कुछ पकी हुई मिट्टी की जैसे घड़ा होता है अपना, तथा कुछ धातुओं से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो ऐसे अपने तत्व इतिहास में मिले हैं वे कठोर हैं तथा ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों तथा चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। जो पुरातत्वविद हैं जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानकारी जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। तो यानी जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों की, चिड़ियों, मछलियों तथा लोगों की हड्डियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि लोग उस समय क्या खाते थे, कौन कौन सी वनस्पतियों तथा का उपयोग करते थे। तो जो वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है। जो वनस्पति थी उस समय पे उनके अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यदि उस समय किसी ने अन्न तथा लकड़ियों को जलाया होगा और वह हमें उपलब्ध हो जाते हैं जले हुए। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और दी गई है जिसमें हम जानेंगे उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। देखिए एशिया का जो अपना महाद्वीप है उसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि देश आते हैं। ठीक है। पड़ोसी देशों को दर्शाता है जो कि अपना एशिया का जो महाद्वीप एशिया है जो अपने को इन सभी देशों, अपने पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। जो दक्षिण एशिया है जिसमें अपना भारत आता है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इसका मतलब उपमहाद्वीप इसे कहते हैं जैसे कि अपना भारत है, जैसे कि अपना यहाँ पर एक भारत है। ठीक है। ये भारत है, ये अपना ऊपर की ओर पहाड़ियों से, नीचे की ओर पानी से, तो मतलब ऐसे क्षेत्र को जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो और एक ओर जमीन से, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये तीन ओर से अपना समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर जमीन है, तो अपने भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो चलते हैं आगे। अपनी पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते थे। यानी कि पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी हैं उन्हें इतिहासकार प्रायः स्रोत कहते हैं। यानी जो इतिहास के बारे में हमें जो चीज़ें हमें इतिहास के बारे में, जो सूत्र हमें इतिहास के बारे में बताते हैं उन्हें स्रोत कहते हैं। ठीक है। जो साधन जैसे कि उस समय पर जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख व जो पुरातत्व थे वो सब स्रोत कहलाते हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी जो इतिहासकार हैं उनको कहते हैं जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है। यानी जो हमें कोई स्रोत मिला है उस समय का, प्राचीन काल का, उसको पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का सुराग के रूप में करते हैं अतीत को जानने के लिए। यानी जो इतिहासकार और जो पुरातत्वविद हैं इन सभी वस्तुओं का उपयोग करके उस समय के इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं इन सभी वस्तुओं की मदद से। जैसे कि हमें कुछ ऊपर स्रोत दिए गए हैं। ये एक स्रोत है, ये मटका है अपने अभिलेख। ठीक है। तो बाएं ओर यानी ए। ठीक है। यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। इस तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो यानी इस समय के जो पात्र थे, यानी जो बर्तन थे, इनका प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था।
दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये एक दाएं है जो पुराना चांदी का सिक्का है जिसका प्रयोग कम से कम 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्का से यह कैसे भिन्न है। जो आज हम सिक्कों का प्रयोग करते हैं वह सिक्के इन सिक्कों से कैसे भिन्न है। मान के चलो आज हम सिक्के वो किसी अन्य धातु का प्रयोग करते हैं। उस समय जो सिक्के थे वो किसी अन्य धातु से बनाए जाते थे और उन सिक्कों का आकार तथा आज के ज़माने में जो सिक्के हम प्रयोग करते हैं उनका आकार और साइज भी अलग अलग है। तो ये कुछ ऊपर स्रोत हैं जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इन्हीं स्रोतों का अध्ययन करके जो पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं हमें बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारियाँ देते। अतीत एक या अनेक, जो अतीत है अपना इतिहास वह एक है या अनेक है, इसके बारे में हम दोस्तों कल चर्चा करेंगे। कल इसे विस्तार से इसी प्रकार से पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।